अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और पाकिस्तान ट्रेडिंग एकेडमी पर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये मेरी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो जिसका टाइटल इजीएस्ट वे टू जनरेट पैसिव इन्वेस्टमेंट पैसिव इनकम था, उसमें हमने देखा था कि कैसे एक आम शख्स जिसको इन्वेस्टमेंट से मुतालिक बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है, वो कैसे बहुत आसानी के साथ स्टॉक मार्केट साइकिल्स का फ़ायदा उठाकर बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्योंकि वो टाइम गुजर गया, अब मार्केट जो है वो तकरीबन हर शेयर जो है अच्छा शेयर मार्केट में वो 2x से लेके 5x तक बढ़ गया है। तो अब हम देखेंगे कि अब जब मार्केट चल पड़ी है तो ऐसे हालात में कैसे एक आम शख्स स्टॉक मार्केट से बड़ी रकम जनरेट कर सकता है और अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को बदल सकता है। मैं अगेन दोबारा दोहरा देता हूँ इस बात को कि कैसे एक आम शख्स जिसके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो अपनी सेविंग्स को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को बदल सकता है और एक बड़ा पैसा जनरेट कर सकता है। और ये जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो मेरा प्रोप्राइटरी है या मैंने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। ये वही कॉन्सेप्ट है जो बड़े सीजनड इन्वेस्टर वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला और बड़े बड़े लोग आम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि वो कैसे स्टॉक मार्केट से बगैर परेशान हुए, बगैर लॉस किए बड़ा पैसा जनरेट कर सकते हैं और उसके ज़रिए अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी या अपने लाइफस्टाइल को बदल सकते हैं या अपनी क्लास को चेंज कर सकते हैं या अपनी ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले एक दो टर्म्स हैं, उन्हें देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात कर लेते हैं। कंपाउंडिंग के बारे में मशहूर ज़माना साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट, ही हु डज नॉट पेज इट। तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट या कंपाउंडिंग कहते किसे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट या कंपाउंडिंग ऑफ द प्रॉफिट इस चीज़ को कहते हैं कि लेट्स सपोज अभी हमने, अब हम इंटरेस्ट के हवाले से भी नहीं बात करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट और रिटर्न्स के हवाले से बात करेंगे कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई 10,000 रुपीज़ थे जिसने हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया और उस पे हमने 30% के हिसाब से पूरे साल में 3,000 प्रॉफिट कमाया। तो नेक्स्ट ईयर हमारे पास 13,000 रुपये हो गया। अब ये जो 13,000 रुपये के थे, इसको हमने दोबारा इन्वेस्ट किया और किसी भी तरीके से हमने इसके ऊपर दोबारा 30% प्रॉफिट कमाया, तो ये 16,900 रुपये हो गए। देन अगेन हमने ये 16,900 रुपये इन्वेस्ट किए और उस पर अगेन नेक्स्ट ईयर 30% प्रॉफिट कमाया, तो वो 21,970 रुपये हो गए। अगर यही प्रोसेस हम जारी रखें तो ये कंपाउंडिंग का प्रोसेस कहलाता है। और आफ्टर 20 ईयर्स 30% के लिहाज से अगर हमारा पैसा कंपाउंड होता रहे तो 10,000 रुपीज़ आफ्टर 20 ईयर्स 14 लाख रुपीज़ से ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये कंपाउंडिंग है जिसको आइंस्टाइन ने एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था और कहा था जो इसको अंडरस्टैंड कर लेता है वो जो है कमा लेता है, और जो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता वो इसकी कीमत चुकाता है इसको ना जानने की। तो सबसे पहले बात जो ये हो गई कि कंपाउंडिंग जो है वो हमें अपने पैसे की, अपने सेविंग्स की करनी है। इसका मतलब क्या है कि मैं अगर आपको थोड़ा सा और यहीं पे ऐड कर दूं कि मतलब मुराद ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग कमेटीज डालते हैं और जो है वो साल साल, दो दो साल, तीन तीन साल की कमेटी डालते हैं या कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसकी जगह अगर हम वही पैसा, मैं कहता हूँ कि कमेटी जो है, सबसे पहले हम कमेटी को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एक शख्स कमेटी डालता है और ख़ासतौर पे वो थोड़े लंबे अरसे की कमेटी डालता है, 2-3 साल की कमेटी डालता है, तो उसको तो सिर्फ अपनी ओरिजिनल रकम मिलती है ना, उसको उसको उस पे कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। लेकिन अगर वो किसी ऐसी जगह पे उसे इन्वेस्ट करे जहाँ पे उसके पैसे में उसे प्रॉफिट भी मिले, चाहे वो डिविडेंड की शक्ल में मिले या वो कैपिटल गेन की शक्ल में मिले, तो ये कमेटी से अच्छी एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात ये होगी कि हमें सेविंग करनी है। सेविंग करके हमें अपना पैसा जो है वो किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जहाँ पे हमें उस पर प्रॉफिट मिले और फिर हमें अपनी सेविंग प्लस जो हमें प्रॉफिट मिला है उसको हमें री इन्वेस्ट करना है, तो ये कंपाउंडिंग हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट आ जाता है सिप का। सिर्फ कहते हैं कि ये सारे इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही हैं। सिर्फ आजकल म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा यूज़ होता है ये कॉन्सेप्ट कि आप जो हैं वो एक ख़ास पैसा एक ख़ास इंटरवल के बाद एक म्यूचुअल फंड में या किसी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं और उसको एक लंबे अरसे तक जारी रखते हैं।
मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। इस तरह कि आपने डिसाइड किया कि मैं हर महीने की पहली तारीख को या 5 तारीख को या 20 तारीख को, जो भी आपने डिसाइड की, मैं 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, जितना भी आपकी इनकम इजाज़त देती है, किसी भी फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट करूंगा। चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, इवन के प्लॉट भी उसे कहते हैं, लेकिन प्लॉट की हम इधर बात नहीं कर रहे। सॉरी, प्लॉट शायद इसमें नहीं आता, लेकिन मतलब है हम आमतौर पे म्यूचुअल फंड्स ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो हम स्टॉक मार्केट में हर महीने की एक खास तारीख को एक खास रकम इन्वेस्ट करेंगे। इसको सिप कहते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो बाहर की दुनिया में तो जब आप ये बैंक के साथ ये अटैच होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से पैसे काट के उस म्यूचुअल फंड के अकाउंट में चले जाते हैं और वहाँ पे इन्वेस्ट हो जाता है। पाकिस्तान में ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, तो ये प्रोसेस आपको मैनुअली करना पड़ता है। अच्छा, दूसरा इसमें जो इसके ज़रिए हम जो जो एडवांटेज अचीव करना चाहते हैं, या जो हमारा टारगेट होता है, या जो हम चीज़ अचीव करना चाहते हैं, उसे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। कि जब हम हर महीने एक फाइनेंशियल एसेट में एक पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो कभी उस एसेट की प्राइस ज़्यादा होगी, कभी कम होगी। हमने नहीं देखना होता कि एसेट की प्राइस ज़्यादा है तो इस महीने छोड़ दें, या इस महीने एसेट की प्राइस कम है इस महीने छोड़ दें, या ये तो नीचे ही नीचे जाया जा रहा है। हमने हर महीने या हर इंटरवल जो हमने डिसाइड किया है, उसमें हमने वो पैसा उस एसेट में इन्वेस्ट करना है। मिसाल के तौर पे अगर हमने कोई एसेट है, कोई स्टॉक है, वो 100 रुपये का था, तो हमने 100 रुपये पे इन्वेस्ट किया। अगले महीने वो 120 रुपये का था, तो हमने 120 पे इन्वेस्ट किया। उससे नेक्स्ट मंथ वो 140 रुपीज़ का था, हमने 140 पे इन्वेस्ट किया। उससे नेक्स्ट मंथ वो दोबारा से 110 पे आ गया, तो हमने 110 पे इन्वेस्ट किया। तो हमारी जो एवरेज है वो उसके लिहाज से सेट होती जाएगी, और इसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, या हमारे केस में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहेंगे, कि वो ऑटोमेटिकली एवरेज होती जाएगी। तो इसमें हम ये नहीं देखते कि प्राइस को नहीं देखते, हम मार्केट कंडीशंस को नहीं देखते। हमने एक प्लान बना लिया होता है, उसके मुताबिक हर महीने हम इन्वेस्ट करते चले जाते हैं। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ जो होती है वो ये देखने की होती है जो हम सारे सीजनड इन्वेस्टर, एक मिसाल देते हैं मुझे, मैंने खुद कभी चेक नहीं किया, लेकिन जो हमने सुनी है मिसाल, वो कहते हैं ये चाइनीज़ बम्बू ट्री कोई दरख्त होता है, जो जब इसको बोया जाता है तो इसका पौधा जो है ना, इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है, और पहले 4-5 साल ज़मीन के ऊपर कोई चीज़ नज़र नहीं आती, कोई पौधे के, कोई फसल के आसार नहीं नज़र आते। लेकिन जो जैसे ही 5वां साल होता है, तो 5वें साल में आसमानों को छूता हुआ एक पौधा बन जाता है। तो ये जो सिप है, ये बिल्कुल इसी तरह काम करती है कि बाज़ औक़ात ये आपको बड़े अरसे तक आपकी इन्वेस्टमेंट पे कोई ख़ास रिटर्न, बल्कि नेगेटिव रिटर्न विजिबल होता है। और सिप के अंदर ये तो नेगेटिव रिटर्न विजिबल होता है। और लेकिन अगर कोई बंदा कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करता रहे, तो वो जो उसका 5वां साल कभी भी आता है, तो वो उसके जो पिछले जितना भी साल गुजरे होते हैं, उसकी सारी कसर को एक थोड़े से अरसे में पूरा कर देता है। और अगर यही प्रोसेस अगर बहुत लंबे अरसे तक किया जाए, तो कोई भी शख्स अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को बदल सकता है। ये बात मैं इस वीडियो में अभी तक 3-4 दफ़ा कर चुका हूँ। तो इससे मेरी मुराद ये है कि अगर एक मजदूर आदमी है, वो जो है वो कहता है कि मैं नहीं पैसे बचा सकता लाखों में, अगर वो पैदल चल रहा है और वो 1,000 रुपए बचाता है महीने के, और वो उसको सिप के थ्रू मार्केट में डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के थ्रू इन्वेस्ट करता है। ये बाज़ार टर्म्स अभी आपको मुश्किल लग रही होंगी अगर आपने पहली दफ़ा सुनी है। इन टर्म्स में कोई जो है ना मुश्किल नहीं है, आगे हम देखते हैं ये प्रैक्टिकली, ये बिल्कुल एक वर्ड्स हैं और कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई शख्स 1,000 रुपए, जो बिल्कुल हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, वो 1,000, और वो बेचारा बिल्कुल एक ऐसा शख्स है जो जिसकी फाइनेंशियल हालत बहुत ही पतली है और बहुत कमज़ोर है, तो अगर वो इसके थ्रू 1,000 रुपए भी मार्केट में इन्वेस्ट करता रहे, तो एक वक्त होगा कि वो जो है ना इंशाल्लाह गाड़ी पे आ जाएगा। अगर वो शख्स 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो एक वक्त आएगा कि वो उम्मीद है कि अपना छोटा मोटा घर ले लेगा। अगर कोई बंदा इसके थ्रू लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो इंशाल्लाह वो एक बहुत बड़ी अपनी फाइनेंशियल हैसियत में चेंज ला सकता है, बगैर किसी बहुत बड़ी मेहनत के। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारी स्टॉक मार्केट में बहुत ही फैंसी टर्म्स यूज़ होती हैं, और इसको बहुत ही मुश्किल बना के पेश किया जाता है। जो पहली वीडियो थी मैंने, उसके अंदर भी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग थी, एक वन टाइम इन्वेस्टिंग थी, उसको बिल्कुल सिंपल बना के आपके सामने एग्जाम्पल के साथ रखा था। और जो मैंने एच कार के एग्जाम्पल लेके चला था, अगर सिर्फ किसी ने उस एच कार के एग्जाम्पल को ही फॉलो किया होता, तो आज उसके पैसे जो हैं वो 3x ना सही 2x तो ज़रूर हो चुके होते, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मतलब वो डबल हो चुके होते विद इन 6 मंथ्स। और अभी तो हमारा सफ़र सिर्फ शुरू हुआ है। अच्छा, इसमें
एक आपको इसकी पावर मैं आपको बता देता हूँ। ये वारन बफेट साहब हैं। इन्होंने सन अच्छा इन्होंने ना सन 2008 में एक बेट लगाई थी कि इंडेक्स फंड को कोई भी हेज फंड बीट नहीं कर सकता ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर उनकी फीस हेज फंड्स की निकाल दी जाए। अब ये मैं इधर क्यों ला रहा हूँ, ये पहले दो टर्म्स और आ गई, हेज फंड्स और इंडेक्स फंड। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बात करें, हेज फंड्स जो होते हैं ये बड़े बड़े फंड्स होते हैं जो बड़े बड़े क्लाइंट्स का, जो अमीर लोग होते हैं उनके पैसा मैनेज करते हैं और हाई लेवरेज पे हाई रिस्क की ट्रेड्स बड़ी रिसर्च करके लेते हैं और उस पर बड़ी फीस चार्ज करते हैं और वो कहते हैं कि हम आपको बड़ा पैसा बना के देंगे। तो ये वारन बफेट साहब ने कहा था कि हेज फंड्स जो हैं वो सिंपल एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर सकते। इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड सिंपल इस हेज फंड्स के अगेंस्ट दूसरा म्यूचुअल एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें जो म्यूचुअल फंड मैनेज करने वाला होता है वो कोई बड़ी फीस नहीं लेता, वो आपसे बहुत मामूली सी फीस लेता है। और जो इंडेक्स होता है, जैसे हमारे यहाँ KSE 100 है कि कराची मीज़ान इंडेक्स 30 है, KMI 30 है, उसको सिंपली कॉपी कर देता है और उन्हीं स्टॉक्स में पैसा लगाता है जो KSE 100 या KMI 30 में है। और उस केस में, अमेरिका के केस में, वो मुख्तलिफ तरह के वहाँ पे इंडेक्सेस बने हुए हैं, उनके अंदर पैसा लगाते हैं। तो वारन बफेट साहब ने एक बेट लगाई थी कि ये जो हेड फंड्स हैं, अगर इनकी फीस माइनस कर दी जाए तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये एक सिंपल S&P 500 को भी बीट नहीं, S&P 500 के सिंपल इंडेक्स फंड को भी बीट नहीं कर सकते। तो इस पे काफ़ी शोर मचा था और बहुत से हेज फंड्स ने उनकी इस जो बेट है उसको एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन ये बेट शुरू हुई थी 2008 में और उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ गया और मार्केटें क्रैश कर गई और हेज फंड्स को उस टाइम चांस भी मिला कि वो जो है शॉर्ट करके मार्केट में पैसा बना सकते थे और उन्होंने पैसा बनाया भी। और इनिशियली जो इंडेक्स फंड्स थे वो काफ़ी पीछे रह गए थे और हेज फंड्स आगे चले गए थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता चला गया तो हेज फंड्स की परफॉर्मेंस कम होती चली गई। और ये वारन बफेट साहब जो है, इनका जो जो इनका नज़रिया था कि S&P 500 का सिंपल इंडेक्स फंड जो है वो आउट परफॉर्म कर देगा, उसने इस तरह का आउट परफॉर्म किया कि उन्होंने 10 साल पूरे होने से पहले ही अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप भी सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप भी जो है वो बड़े अच्छे अच्छे फंड मैनेजर्स और बड़े बड़े अच्छे ये जो टेक्निकल एनालिस्ट के नाम से टिप्स देते हैं यूट्यूब पे या मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए, आप उनको बड़ी आसानी के साथ बीट कर सकते हैं। और ये बात जो है ये मैं वैसे ही नहीं कह रहा, ये डाटा प्रूवन बात है PSX पे भी। और ये कहा जाता है कि PSX में जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ज़रिए पैसा नहीं बन सकता। तो मैं आपको डाटा के ज़रिए दिखा देता हूँ कि PSX में पैसा बन सकता है। अब ये इसके लिए मैंने ये डाटा शीट तैयार की है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें मैंने ये कुछ शेयर सिलेक्ट कर लिए थे और डेफिनेटली ऐसे शेयर सिलेक्ट किए थे जो अच्छी क्वालिटी के शेयर्स हैं, जिसमें लकी सीमेंट है, मिलर ट्रैक्टर है, सिरल है, UBL है, गैल है, GHNI है, एच कार है और हाइनोन है। मैंने ये 8 शेयर सिलेक्ट कर लिए थे और मैंने कहा कि एक हाइपोथेटिकल पोर्टफोलियो बना लिया इन 8 शेयर्स का, कि इन 8 शेयर्स में अगर कोई शख्स 2011 यकम जनवरी 2011 को 8,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू करता तो आज के दिन उसका रिटर्न क्या होता। अच्छा, इसमें ये जो है ना, ये मैंने ये शीट पे वर्किंग की हुई है कि उस टाइम जो है ये मैंने प्राइसेस सामने लिख दी हैं कि इस शेयर की क्या प्राइस थी। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 1,000 रुपये में यकम जनवरी को कितने शेयर आए थे, मिलर ट्रैक्टर के कितने आए थे, सरल के कितने आए थे, UBL के, गैल के, GHNI, एच कार, हाई नून के कितने शेयर आए थे। 8,000 रुपये ये टोटल रकम हो गई। और ये शेयर आ गया कि उस टाइम लकी 72 रुपये का था और 1,000 रुपये के लकी के 14 शेयर्स आ गए, एंड सो ऑन। और इसी तरह फिर फरवरी में मैंने 8,000 रुपये इन्वेस्ट किए, इनमें 1,000 रुपीज़ ईच। और बस हमने और इसके अलावा कुछ नहीं किया, हमारा काम सिर्फ इतना सा था कि हमने हर शेयर में एक एक हज़ार रुपया इन्वेस्ट कर दिया, ये बगैर देखे कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, मार्केट कंसोलिडेट करेगी, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, कौन सी पार्टी जीतेगी कौन सी पार्टी हारेगी, फौज इलेक्शन में मदाखलत करेगी नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी, हमें इससे कोई ख्वाहिश नहीं थी इस कंपनी का रिजल्ट कैसा आएगा, इस कंपनी ने जो है ना एक्सपेक्टेशन से अच्छा रिजल्ट दिया है, बुरा रिजल्ट दिया है, डिविडेंड दिया है नहीं दिया। हमने सिंपल कुछ अच्छी कंपनीज, कुछ अच्छे ग्रुप्स सिलेक्ट किए और उनके अंदर पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया।
तो जब ये प्रोसेस हमने एक लंबे अरसे तक किया, जो आज तक जारी है, तो मैंने इंटेंशनली इसको बड़े लंबे अरसे तक इसलिए रखा ताकि इसमें जो है एक बुल रन भी आ जाए, बेयर रन भी आ जाए, ऐसा भी आ जाए जिसमें मार्केटिंग बहुत ज़्यादा चढ़ रही थी, और ऐसा भी आ जाए जिसमें मार्केटिंग क्रैश कर गई थी। तो ये दोनों पीरियड्स इसमें कवर हो जाएं और उसके बाद भी हमारी प्रोसेस जारी है, तो क्या रिजल्ट बनता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसमें यहाँ पे ये है कि जो हमने शेयर लिए उनकी वैल्यू लिखी हुई है कि यहाँ पे पहले महीने हज़ार हज़ार के थे तो ज़ाहिर 1,000 रुपये वैल्यू थी। दूसरे महीने फिर हमने हज़ार हज़ार के लिए, लेकिन उसकी वैल्यू 800 1800 इसलिए रह गई कि लकी की कीमत गिर गई होगी। यहाँ पे जब हमने शुरू किया था तो 72 रुपये का था, अगले महीने वो 61 रुपीज़ का हो गया, तो वो 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बावजूद 1800 हो गए। और इसी तरह हम ये इन्वेस्ट करते चले गए, और ये जो है आज का दिन आ गया, तो ये हमारी करंट वैल्यू आ गई उनकी। तो हमारे पास जो लकी के शेयर आज के दिन पड़े हुए हैं वो 554 पड़े हुए हैं, और मिल्लत के 644 पड़े हुए हैं, और सरल के 1287 पड़े हुए हैं, गैल के 11,000 पड़े हुए हैं, GHNI के 9,000 पड़े हुए हैं, एंड सो ऑन। तो ये जो इस तरह हमने ये सारे हमारे पास शेयर पड़े हुए हैं, और जो हमने एक हज़ार रुपया यानी कि 8,000 रुपये पर मंथ करके इन्वेस्ट किया था, उसकी हमारी वैल्यू हो गई 12,64,000, और जो हमारे शेयर्स की वैल्यू हो गई वो हो गई 86 लाख रुपीस। यानी कि हमने 12 लाख रुपए, आज से ये ध्यान में रहे कि हमने 2011 में नहीं लगाए थे, हमने 2011 1 जनवरी को सिर्फ 8,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। ये हमने ओवर द पीरियड ऑफ 13 ईयर्स इन्वेस्ट किए हैं, तो उस पे जो हमें रिटर्न मिला है वो आज भी 86 लाख रुपए है, और इसमें डिविडेंड इंक्लूड नहीं है। अगर हम इसके अंदर डिविडेंड इंक्लूड कर दें तो यकीनन ये रिटर्न एटलीस्ट 50% और बढ़ जाएगा। उसकी मैं आपको इस तरह एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आज सिर्फ हम ये देखें कि आज के वक्त, आज जो हमारे पास शेयर अकोमुलेट हुए हैं उस पर कितना हमें डिविडेंड मिल रहा है, तो ये आज के हमने मिल्लत में हमें जो है ना साल का 32,000 रुपये डिविडेंड मिल रहा है, यूबीएल में 56,000 रुपये डिविडेंड मिल रहा है, और हाई नून में हमें 77,000 रुपये डिविडेंड मिल रहा है। तो टोटल एक साल में हमें 1,66,000 रुपये डिविडेंड मिल रहा है, जो अभी हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किया ही नहीं। अगर हम ये जो डिविडेंड हमें हर साल मिल रहा था उसको री इन्वेस्ट करते तो ये रिजल्ट यहाँ से कहीं ज़्यादा बेहतर होता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि अगर कोई भी शख्स सिंपल ये करे कि वो कुछ ना करे और सिर्फ सेविंग करे, और थोड़ा सा पैसा, वो सेविंग का जो पैसा बचा हुआ है उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर दे, तो वो 10 साल में अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को बदल सकता है। अब ये जाहिर बात है जितना पैसा इन्वेस्ट करेगा उतना ही बदली जाएगी ना, जितना शक्कर या शक्कर डाला जाएगा उतना ही मीठा होगा। तो अगर एक बंदा 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू करता है तो इसका मतलब है कि वो फाइनेंशियली काफ़ी गरीब आदमी है, तो अगर वो उसके लिहाज से इन्वेस्ट करेगा तो उसको उसके लिहाज से उसकी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदलेगी, एंड सो ऑन। तो जो ज़रूरी बात है इसमें ये है कि आपने हर महीने इन्वेस्ट करना है। और अक्सर हमारे यहाँ बात की जाती है कि जी मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचते, ये होता है वो होता है। तो इसमें दो चीज़ें हैं जिसको गौर करना चाहिए। एक तो चीज़ ये है कि जब आपको इंक्रीमेंट में लगता है साल बाद, तो वो पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, उसको आप ना यूज़ करें, क्योंकि उससे पहले भी आप गुजारा कर रहे थे, तो वो पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। दूसरी बात ये कि हर शख्स के पास गुंजाइश होती है, चाहे माने या ना माने। मिसाल के तौर पे आज से 2 साल पहले भी हर शख्स यही कहता था मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन 2 साल में जो महंगाई हुई, जिस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, तो तनख्वाहें तो उस तरह नहीं बढ़ी, बल्कि बाज़ लोगों की स्टैटिक है, उसके बावजूद गुजारा कर रहे हैं, लोगों ने अपने खर्चे घटाए हैं। इसका मतलब यह है कि आज से 2 साल पहले हर शख्स कुछ ना कुछ बचा सकता था अगर वो जो नहीं बचा रहा था। तो जो मशवरा है वो ये है कि हर महीने कुछ पैसा बचाया जाए, उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। जब आप उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको इतने बड़े गेन्स हासिल होंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। और इसमें बस जो एक काम करना है वो ये करना है कि आपने अपने माइंड को स्टॉक मार्केट में इंटेलिजेंट बनने की कोशिश नहीं करनी, आपने बल्कि एक आम सा बंदा बनना है जिसको जो कहे कि मुझे इस मार्केट का कुछ नहीं पता, मुझे हर महीने इसमें पैसे डालने हैं। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ये तो हिस्टोरिकल डाटा है, ये तो रियर व्यू मिरर में आप देख रहे हैं, बैक व्यू देख रहे हैं, तो आगे के लिए बताएं कि आगे क्या होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यही 8 शेयर्स आप ले लें। बेशक ये क्वालिटी के शेयर हैं, इनमें कुछ डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, कुछ जो हैं वो हाई बीटा स्टॉक्स हैं जिनमें बहुत बड़ा रिटर्न बन सकता है, और कुछ जो है ना वो आपको डिविडेंड देते रहेंगे। तो आप अपनी सेविंग प्लस जो डिविडेंड आ रहा है उसको री इन्वेस्ट करते रहें, और मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।